Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about human respiratory system, and here is a good news for you with this lecture. This lecture is your last topic of your course. Now let's get started. Human respiratory system. The structure and the function of external respiration in human are typical of all member. जैसा ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ऐसा ही बाकी मैमल्स जितने भी है उनका भी रिस्पायरेटरी सिस्टम ऐसा ही है. तो हम यहाँ पर ह्यूमन का रिस्पायरेटरी या एयर ब्रीदिंग सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑल मैमल्स पर अप्लाई होता है. For discussing the respiratory system of human, the first portion is air conducting portion. The various organ of the figure show the various organ of human respiratory system. Air normally enter and leave this system through their nasal or the oral cavities. From these cavities, air move into the pharynx, which is a common way or area of both respiratory and the digestive tract. The pharynx connect with the larynx, that is the voice box, and then with the esophagus and leads to the stomach. अब कहाँ से एयर कहाँ से रही है हमारी माउथ से, ओरल कैविटी से और नेजल कैविटी से. कहाँ जा रही है हमारी फेरिंग्स में, फेरिंग्स में आगे एसोफेगस में और एसोफेगस से स्टमक में. अब जब एयर हमारे ओरल कैविटी से लेरंग्स में जाती है तो वहां पर एक एपिग्लोटस होता है, जो कि एक फ्लैप है, कार्टिलेज बोन का बना हुआ है, कवर है, जो कि हमारी ट्रैकिया को कवर करता है जब हम कुछ ड्यूरिंग ब्रीथ. ठीक है, जो कि हमारी ट्रैकिया को कवर करता है. जब हम कुछ खाते हैं तो ट्रैकिया के ऊपर ये एक फ्लैप और द कवर लाइक कार्टिलेज स्ट्रक्चर आ जाता है, ताकि जो फूड के पार्टिकल है वो हमारी ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो जाए या फंस ना जाए सांस की नाली में. ठीक है, तो इट कवर द ट्रैकिया ड्यूरिंग द swallowing to prevent the food or the water from entering into the trachea. दो स्टेप है. ड्यूरिंग इनहेलेशन द air from the trachea move into air from the larynx move into the trachea, which branch into the right and left bronchus. इस डायग्राम से देखते हैं एयर कहाँ से एंटर हो रही है हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के थ्रू, कहाँ हमारे फेरिंग्स में. फेरिंग्स के साथ ग्लोटस है, एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस से होते हुए ये हमारी फेरिंग्स से एसोफेगस में, एसोफेगस आगे डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में, ब्रोंकस नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू दी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइडेड, छोटे छोटे उसकी आगे ब्रांचेस आ जाती हैं जिनको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. अब यहाँ पर जब ये टर्मिनल ब्रोंकाइल्स आ जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स दैट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द एलोविलर डक्ट्स. ठीक है, एलोविलर डक्ट्स में आगे एलोविलर सैक्स आ जाते हैं. ठीक, ये जो एलोविलर सैक्स हैं, दीज आर द मेजर रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर. आफ्टर ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स, ये जो ब्रोंकस है जब ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये फर्दर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. Then even smaller tubes are called the terminal bronchioles. And finally the respiratory bronchioles, which are part of the gas exchange portion of the respiratory system. तो ये था एयर कंडक्टिंग पोर्शन या एयर कंडक्टिंग ट्रैक के लंग्स के एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, वहां तक एयर कैसे पहुंचती है. गैसेस एक्सचेंज पोर्शन है नेक्स्ट. स्मॉल ट्यूब called the alveolar ducts connect the respiratory bronchioles
or to the grape like out pouching called the alveoli. ये जो grape like structure आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, these are the main respiratory structure. The alveoli cluster to form an alveolar sac. Surrounding the alveoli are the many capillaries. ये अब ये एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो है वो मैनी पल्मोनरी वेन्स एंड द कैपिलरीज का नेटवर्क है. Passage diffusion drawn with a partial pressure gradient move oxygen from the alveoli into the blood and move the carbon dioxide from the blood into the alveoli. अब इसके इर्द गिर्द क्योंकि कैपिलरीज का नेटवर्क है, जब एयर यहाँ से एंटर होगी तो क्या होगा, एयर जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एयर इन ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड है वहाँ पर जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स के एल्वोलाई में जो एयर है वहाँ आ जाएगी, तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेंगे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू. Collectively, the alveoli provide a large surface area for the gas exchange. If the alveolar epithelial of a human were removed, तो अगर हम इसकी epithelial को remove कर दें तो ये टेनिस बॉल की तरह का हमें एक स्ट्रक्चर नजर आएगा alveoli का. Ventilation कैसे होती है? Breathing, also called the pulmonary ventilation, has two phases. The first one is intake of air, that is called inhalation, and the second one is the outflow of the air, that is called exhalation. These air movement result from the rhythmic increase and decrease in the thoracic cavity volume. जब exhalation या inhalation होती है तो जो हमारी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी है वो एक रिदम के साथ ऊंचा और नीचा होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है. The change in the thoracic volume lead to the reversal in the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Gases in the respiratory system follow the gradient, concentration gradient mechanism. Inhalation के 3 steps हैं. क्या होता है? Several sets of the muscle, and the main one being the diaphragm and the intercostal muscle contract करते हैं. इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो रिब्स हैं वो आपस में स्ट्रेच होती हैं और ऊपर की तरफ मूव करती हैं. जब डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो लंग्स हैं उनको एक्सपैंड होने का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, उनको एक्सपैंड होने की जगह ज़्यादा मिल जाएगी, थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हो जाएगी, एयर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अमाउंट में लंग्स के अंदर फिल अप हो सकेगी. The increased size of the thoracic cavity causes the pressure in the cavity to drop below the atmosphere pressure. Air rush into the lungs and lungs in flat. तो lungs जो हैं वो flat हो जाते हैं. नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी एक्सहेलेशन, जब एयर एक्सपेल हो रही होती है लंग से तो क्या होता है, कैसे होती है? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो कि इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, ठीक है, जिसका साइज जो है वो डिक्रीज हो गया था, यहाँ पर वो दोनों रिलैक्स करेंगे. उनके रिलैक्स होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है वो दोबारा अपनी जगह पे आएगी और उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्मॉलर साइज में आ जाएगा. स्मॉल साइज होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उस पर प्रेशर पड़ेगा. थोरेसिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो लंग्स फ्लैट हुए थे जिनमें एयर जो है वो फिल अप हुई थी, उस पर, उन लंग्स पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो कंप्रेस होंगे. लंग्स के कंप्रेस होने की वजह से एयर जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ मूव करेगी. दिस the action in the two step cause the elastic lung to contract and compress the air into the alveoli. With the compression, alveoli pressure become greater than the atmospheric pressure. This causing the air to be expelled out from the lung. ठीक है? This is all about the mechanism of gas exchange through the lung or the ventilation of the lung. नेक्स्ट है जी गैसेस एक्सचेंज के लिए या गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर होल्ड करके रखते हैं.
ठीक है। अब सम टाइम यूँ होता है कि इमीडिएटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, इमीडिएटली सेल्स को, किसी टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो पिगमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ये इमीडिएटली ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। As animals become larger and acquired higher metabolic rate, simple diffusion become increasingly inadequate as mean of the delivering oxygen to the tissues. अब जो simple bodied या invertebrate या soft bodied animals हैं, उनके लिए तो simple diffusion जो है वो काम कर जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, जैसे जैसे एनिमल का अपना साइड इटसेल्फ जो है वो हायर हो जाता है, लार्जर हो जाता है, वैसे वैसे जो सिंपल डिफ्यूजन का मेथड है, ऑक्सीजन आ रही है हवा के थ्रू और एक्सपाल आउट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ये जो है वो इनफ नहीं होता। सम टाइम यूँ होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, in general most active animals have an increased demand for the oxygen, however simply creating a convection of the water based body fluid does not itself granted internal transport of the sufficient oxygen to meet its increased demand। अब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं होती इतनी कि वो बॉडी की नीड को पूरा कर सके, उस सेल की नीड को पूरा कर सके। और दूसरी मेजर रीज़न ये है कि वो जो फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो ऑक्सीजन उसके साथ उसकी ऑक्सीजन के साथ जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है या सॉलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, बहुत कम ऑक्सीजन को वो होल्ड अप कर सकता है। दैट्स वाई वो फ्लूइड ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। Thus, the fluid-borne respiratory pigment specialized for the reversibly binding large quantity of oxygen evolved in the most phyla. Respiratory pigments are the organic compound that have either metallic copper or the iron that bind the oxygen. ये जो पिगमेंट्स हैं ये सॉल्युबल हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड में और वाटर में या किसी सेल के अंदर स्टोर होते हैं। तो in general these pigment respond to a high oxygen concentration by combining with oxygen and to जब ऑक्सीजन की ज़्यादती होती है सेल्स में तो ये जो पिगमेंट हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेते हैं और ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सेल में या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देती हैं। ये जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं इनका ये फ़ायदा है। देयर आर 4 कॉमन respiratory pigments. These are hemoglobin, hemocyanin, hemerythrin and chloroquine. Hemoglobin जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, this is the reddish pigment that contain iron and its specificity is it bind with oxygen or the oxygen binding metal, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स में होता है और ये फिशेस के अलावा तमाम जितने भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के फाइलम्स हैं उनमें ये पाया जाता है। Hemoglobin may be carried within the red blood cells or simply dissolved in the blood of the coelomic fluid. ये इसकी solubility भी जो है वो blood और coelomic fluid में जो है वो efficient है। Next is the hemocyanin, which is the most commonly occurring respiratory pigment in the mollusk and certain crustaceans. और ये blue color का होता है, जब ये oxygenated होता है तो bluish color का होता है। ये metallic copper है। हीमोग्लोबिन की तरह जो हेमोसायनिन है tend to unlike most hemoglobin, the hemocyanin tend to release oxygen easily and provide a ready source of the oxygen to the tissues as long as concentration of oxygen in the environment are relatively high. अब ये क्या करता है, ये हेमोसायनिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है, बाइंड नहीं करके रखता, स्टोर नहीं करके रखता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करता रहता है। हेमोरिथ्रिन कंटेन
कंटेन आयरन एंड इज पिंक इन पिंक हो जाता है जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है. इट इज इन द न्यूक्लिएटेड सेल. ये फ्लूइड में या ब्लड में नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर स्टोर होता है. Chlorocurine also contain iron which is green when associated with the low oxygen concentration. जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये ग्रीन हो जाता है, और जब ये ऑक्सीजन की ज्यादती होती है तो ये ब्राइट रेड कलर का हो जाता है. और ये ज्यादातर पॉलीचीट वर्म की फैमिलीज में पाया जाता है. As just discussed, the respiratory pigment raise oxygen carrying capacity of the body fluid far above what simple transport is dissolved state would achieve. अब क्या होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को फ्लूइड में बढ़ा देते हैं बॉडी के फ्लूइड में. क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है. इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बॉडी के फ्लूइड में ऑक्सीजन के साथ साथ जो बॉडी का फ्लूइड है, एनिमल के बॉडी का फ्लूइड, उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन के साथ साथ. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है. दैट्स वाई जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, दैट्स वाई जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है. और ज़्यादातर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में आती है और वहीं पर वो इकट्ठा हो जाती है. Thus, drying up the carbon dioxide in other form lower its concentration in solution, therefore thereby rising the overall carrying capacity of body fluids such as the blood. अब क्या होता है कि कुछ ऐसे मेजर्स किए जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और चीज़ में चेंज करके बॉडी से एलिमिनेट किया जाए. For an evolutionary perspective, the occurrence of the respiratory pigment among various taxa has no phylogenetic explanation. मतलब पीछे से कोई phylogenetic का लिंक नहीं है कि फिशेज में थे तो रेप्टाइल्स में भी आएंगे, एम्फीबियंस में भी आएंगे, फ्ला में भी आएंगे या फ्ला में भी आएंगे. Their sporadic distribution suggests that some of these pigment may have evolved more than once through the parallel evolution. Interestingly, respiratory pigments are rare in the successful इंसेक्ट्स में जो है सबसे पहले इन्वॉल्व हुए थे और वहाँ से ही ये और प्रिमिटिवली इंसेक्ट्स में ये एक इंसेक्ट का एक रेयर कैरेक्टर होता था कि ये जो पिगमेंट्स हैं वो इंसेक्ट की ही बॉडी में पाए जाते हैं टू कैरी देयर ऑक्सीजन. The general absence of respiratory pigment among the most insect reflect the fact that the most insect don't use the blood as a medium for the gas transport, but employ extensive tracheal system to carry the gas directly to the tissues. अब ये एक जो primitive animals हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें तो ब्लड होता ही नहीं है. जब ब्लड नहीं होगा तो फिर रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स भी नहीं होंगे. तो कुछ सबसे पहले ये जो इंसेक्ट्स में इन्वॉल्व हुए थे और कुछ इंसेक्ट्स में भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं थे. तो ये तो इनकी एब्सेंस से ये जो बात नोट डाउन की गई कि जो इंसेक्ट्स हैं वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम को यूज़ नहीं रिस्पायरेटरी पिगमेंट को यूज़ नहीं करते, बल्कि वो अपना ट्रैकियल सिस्टम या स्पायरिकल्स को यूज़ करते हैं. In those insects without well-developed trachea, oxygen is simply carried in the solution in the hemolymph. तो इस लेक्चर के साथ, इस टॉपिक के साथ आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया है. एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 के 5 ही आपके चैप्टर्स से और 5 के 5 आपको 15 लेक्चर्स में मिल गए हैं. ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं, आप उसको बार बार सुने. जो भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोर्स एंड थैंक यू वेरी मच.